नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपका गौरव कुमार। आज हम वरिष्ठ नेता टोहाना के अंदर किसी परिचय के मोहताज नहीं कॉमरेड हरपाल सिंह जी से मिलने पहुंचे हैं, जिन्होंने अभी कल ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और हम आज इनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की एवं वे टोहाना हल्का को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि जब वो एमएलए रहे थे तो उस समय काफ़ी युवा थे और उनकी जो एक छवि थी एक ईमानदार नेता की बनी हुई थी। और लोग तो जहाँ तक भी कहते थे अगर उन्हें चंडीगढ़ भी जाना था तो वो बस पर ही जाते थे। एक ईमानदार छवि थी, लोगों के बीच रहना। तो आज हमारे साथ है कॉमरेड हरपाल सिंह जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। पहले भी एक बार एमएलए रह चुके हैं, तो उस समय आपने क्या क्या विकास कार्य टोहाना के हल्के हल्के के अंदर किए थे? देखो, राजनीति के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर जनता के लिए कुछ आप करना चाहते हो तो आप निजी फ़ायदा नहीं उठा सकते, और निजी फ़ायदा उठाओगे तो जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। ये कमजोरियां रही अब तक की जो राजनीति रही है। मेरे टाइम में जैसे हमारा ये बहुत बड़ा इलाका था और हमारे यहाँ को कोर्ट नहीं थी। हर मुकदमे के लिए हिसार जाना पड़ता था और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। हिसार में टोहाना में कोर्ट आई है। हमारे कॉलेज नहीं था वहाँ। एक कॉलेज था तो एक छोटा शेड थे जिसके अंदर कॉलेज बना हुआ था। कॉलेज का एक्सटेंशन करवा के इसमें कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट लेके आए हम लोग। आईटीआई नहीं था, आईटीआई की बिल्डिंग नहीं थी। आईटीआई तो था, बिल्डिंग नहीं थी। एक छप्पर के नीचे छोटे कुछ ट्रेड थे, उसकी सेपरेट बिल्डिंग बनवा के नई आईटीआई बनी। इसके अलावा यहाँ शुगर मिल आई बुना की, जो बाद की सरकारों ने, बाद के एमएलए ने उसको बेच खाया है। ये मुख्य तौर पे था। फिर जो लोकल लोकल जो छोटे छोटे इशू होते हैं हमारे शहर के अंदर, जैसे टोहाना के अंदर कुछ मोहल्ले थे, क्योंकि पुराना बसा हुआ है, पुराना वाटर वर्क्स था, पानी नहीं जाता था। किला मोहल्ला है, दो तीन और बस्तियाँ थी, तो नई पाइप लाइनें बिछवा के उन तक पानी मुहैया करवाना। और इस तरीके से जो लोगों के मंडी के अंदर जो दिक्कतें थी लोगों की, उनके अंदर हमने इंटरवेंशन लगातार रखा है और वो इश्यूज़ को हमने असेंबली के अंदर उठाया है। हमारे टाइम ही ये जो बेरोजगारी भत्ता शुरू हुआ है, उससे पहले हमारी मांग थी कि बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए। तो मुख्य तौर पे ये काम है। छोटे छोटे काम तो जो जीवन में रोज़ आम लोगों को वास्ता पड़ता है वो तो होते रहते हैं, उसका तो नहीं मिल हो सकता। ये उपलब्धियाँ मुख्य तौर के ऊपर कि ये कोर्ट है, ये कॉलेज है, ये आईटीआई है, ये शुगर मिल है, ये सड़कें हैं। उस गांव के अंदर थी, हमारे सड़कें भी नहीं थी, तो ये सारी रही हैं। ये उस दौर में हमारे करवाई है हमने। सर एक अब बात बताइए, आप पहले कॉमरेड थे और अब आप आम आदमी पार्टी में हैं। आखिर ऐसा क्या करना है कि आप कम्युनिस्ट छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन? एक तो होता है किसी पार्टी में रहना, एक होता है विचारधारा। अब कई लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं पर किसी पार्टी में नहीं जुड़े हुए है, वो भी कम्युनिस्ट है, विचारधारा उनकी है। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है कि आम जनता को सहूलतें कैसे मुहैया करवाई जाए। ठीक है, मैं वहाँ था, सोच रहा था वहाँ कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे थे। इस वास्ते अब मैं सोचता हूँ कि जो अब आज का दौर है वो वाद से बाहर जाके जनता के लिए अच्छा काम हो। वो हम सोच रहे हैं कि ये केजरीवाल साहब ये पार्टी कर रही है तो हमें उसमें योगदान दे, क्या दिक्कत है उसमें। जैसे एक बार उस टाइम एमएलए बना, हमारी सरकार तो नहीं थी, पर हमने वो इशू टेकअप किए जो हरियाणा के अंदर और कोई उठाता था। अगर ये सरकारें बनती हैं तो उसमें वो सहूलतें लोगों तक मिल सकती हैं, हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इस वास्ते हमने उसको 2-3 साल से, मैं तो नहीं था पार्टी में। और आप उस समय के युवा एमएलए भी थे। और जो युवा हैं टोहाना के अंदर, जब पूरे ये जो पंजाब से सटा एरिया नशा एक बड़ी मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते नहीं, ये समस्या बहुत बड़ी है, लगातार बढ़ रही है। उसका कारण तो एक तो है बेरोजगारी। एक सरकारी तंत्र के द्वारा भी सप्लाई किया जाता है। पंजाब का आपके सामने उदाहरण है कि जो सत्ता के अंदर बैठे लोग थे वो इस धंधे के अंदर इन्वॉल्व थे। एक बड़ा लीडर उनका अंदर है इस नशे के हिसाब से, वो अपने सुखबीर सिंह बादल के साड़ा साहब, मजीठिया साहब, वो तो इसी केसों के अंदर अंदर है ना। अब जब मंत्री ही ये धंधा करेंगे तो नौजवानों को बचाएगा कौन? ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के नौजवान। नौजवान अपने आप नहीं, कोई नौजवान, कोई परिवार अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ये जो माफिया है, जो गैंग है, जो ये सप्लाई करते हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण के बगैर ये आगे पनप नहीं सकते। और राजनीतिक संरक्षण तब होता है जब राजनीति उससे पैसा कमा रही होती है। तो अगर उसको छोड़ दो, आप ईमानदारी से करो, जरूरत नहीं आपको वो काम करने की। इस वास्ते ये नौजवानों के लिए पहली उनकी ड्यूटी है कि सत्ता के अंदर परिवर्तन करें, ताकि जो आज सिर्फ नशे नहीं है, अभी ये जो सत्ता के अंदर बैठी पार्टी है,
अब लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रही, टैक्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। उसका निदान करने के अगर तो इन्होंने कुछ काम अच्छे किए होते तो दोबारा सरकार में आना इनका चांस होता है। अच्छे काम किए नहीं तो अब क्या करवा रहे, दंगे करवा रहे हैं, अपने बच्चों को कहीं और पढ़वा रहे हैं, और बाकी जो बच्चे नए उभर के आ रहे हैं उनके हाथ में हथियार दे रहे हैं, जिससे समाज में बेचैनी भी है, तो उससे नुकसान भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा तो तब मिलेगा जब सत्ता के अंदर परिवर्तन होगा। ये उसका सर, आप कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क समझते हैं? क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है और आप कम्युनिस्ट नेता भी रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों पूंजीवादी पार्टियां या फासीवाद पार्टियां हैं? इसको लेकर ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक नाम नाम का फर्क है। काम वो भी वही करते रहे, काम वो भी वही करते रहे हैं, अब तक है। क्योंकि उसी की फेलियर से तो निकल के आया ये अपना ये जो बीजेपी बनी है, ये उसकी नीतियां थी, तो अभी उस नीतियों को ये बढ़ा रहे हैं आगे। इसी बात तो उसका पतन हुआ है कांग्रेस का, वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाई, अभी भी निकल नहीं पाई। तो ये सब चीज़ें होती हुई मैं नहीं, इनको दोनों पार्टी में कोई फर्क नहीं समझता मैं अभी। सर, ये मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं अशोक तंवर, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे कि टिकटें बेची जा रही हैं कांग्रेस के अंदर। और आप टोहाना विधानसभा के अंदर है, सबको पता है कि देवेंद्र सिंह बबली की टिकट कैसे काटेगी और कटवाने वाला कौन थे, सबको पता है। तो इसको लेकर ये जो इनकी आपस में मिली भगत है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कटवाई भी कैसे की और आगे ली भी पैसे से उसने, ली भी पैसे थे अभी। मतलब वो तो बल्कि तंवर साहब ने नहीं बताया होगा मेरे ख्याल के, जहाँ से कटी है वहाँ भी पैसे के मामले में कटी होगी, और आगे ली भी पैसे से ही है। वो तो पैसे का गेम कर रहा था। देवेंद्र बबली जो पिछले 10 साल से लगा हुआ है, कभी कांग्रेस में नहीं था पर एकदम वरिष्ठ नेता हो गया, कांग्रेस छोड़ के जेजेपी का वरिष्ठ नेता हो गया। वरिष्ठ नेता तब होता है जब जनता के अंदर लंबे समय तक किसी पार्टी में काम किया हो, जब जनता में काम किया हो। 5 साल पहले आके पैसा बांटा लोगों के अंदर, पैसा अपनी कहाँ से लिया हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि मैं तो एमएलए रहा हूँ। एमएलए के सिंपल उसके भत्ते होते हैं, तनख्वाह होती है। ये जिस घर में बैठे, मेरे तो पिताजी का बनाया हुआ घर है, हम 3 भाइयों का घर, हम तो नहीं बना पाए कहीं, मैं तो टोहाना नहीं बना पाया। तो ये जो संपत्ति इतनी आती है तो उसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा नहीं, ये तो वही जानते हैं। इस वास्ते तंवर साहब एलिगेशन लगा रहे, मैं देखो जो अतीत है बीत गया है उसका क्या करूँगा, हम अगले सुधार की तरफ जाना चाहते हैं। ये जो राजनीति के अंदर गंदगी है वो साफ कैसे हो, वो है, वो दिखाई देती है। अब उसी को आप गाए जाएंगे, सवाल क्या, अब उसका विकल्प क्या हो। विकल्प है अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, करप्शन खत्म हो, वो हम चाहते आगे हो। अतीत में क्या हो रहा है वो जुम्मेवार हैं जिनके हम उसके ऊपर जाना नहीं, मैं नहीं जाना चाहता किसी बात को। सर, एक बात आप बताइए, कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी में आप इन दोनों में क्या डिफरेंट है? क्या जो उसी का एक दूसरा रूपक है? क्योंकि वो नास्तिक है और ये आस्तिक है। नहीं, वो देखो मेरी बात सुनो, धर्म हर आदमी का जाति मसला है, और ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये इंसान को गुमराह नहीं करती है, आपको अगला जीवन, अपने जीवन गुजारने का तरीका बताती है, और भगवान से मिलने का रास्ता है ये तब समस्या पैदा होती है जब इसको सांप्रदायिक तौर पे बरतते हो। मतलब कोई तिलक लगा रहा है, मेरे को तो कोई इतराज नहीं, मेरे को तिलक लगा दे, मेरा माथा फूट थोड़ा जाएगा उससे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे की। मतलब कोई आदमी तिलक लगाता है, सारा दिन ईमानदारी से काम करता है, तो मैं क्यों इतराज करूँ। वो भगवान का नाम ले रहा है, मेरे को तो कोई इतराज नहीं। मेरी माँ बहुत बड़ी धार्मिक थी, सुरेश, पर उसके अंदर दया बहुत थी, करुणा बहुत थी, वो बाकी धर्मों से नफरत नहीं करती थी। वो अपने धर्म के प्रति बड़ी बल्कि उसकी थी श्रद्धा थी, पर बाकी धर्मों से नफरत नहीं करती थी मेरी माँ। तो मैं भी कभी, हम जाते हैं गुरुद्वारे जाते नहीं है, अपन जब ये होता है कोई किसी के दुख है सुख है तो हम उन संस्थाओं में हम भी जाते हैं। हम समाज का हिस्सा, समाज से कट नहीं सकते। जो वो एक ढंढोरा पीटना है कि मैं नास्तिक हूँ, ये ढंढोरा है और कुछ नहीं है। नास्तिक होना और समाज में जिसमें रहते हो आप, किसको मानते हो किसको मानते हो, सवाल वो नहीं है। आप जनता के लिए क्या करें, सवाल ये है। आप नास्तिक हो गए, जिन्ना भी नास्तिक थे पाकिस्तान की मांग कर दी, और ये सावरकर भी नास्तिक थे, उसने हिंदू राष्ट्र की बात की। और आपको गांधी जी बहुत बड़े रहे हैं धार्मिक, उनके अंदर वो तो कभी सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ वो जाके मरने के लिए तैयार हो जाते थे। अब ये फर्क है बल्कि उस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ चाहे कम्युनिस्ट हैं चाहे गैर कम्युनिस्ट हैं, ये जो नास्तिकता का धर्म का ढंढोरा पीटना है, ये कोई वो तो ढंढोरा है। फिर मैं किसमें श्रद्धा करता हूँ नहीं करता हूँ मेरा निजी मामला है। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई ग्रंथ साहब को पढ़ रहा है,
वो अपने उसका माध्यम हो सकता है, मैं क्यों इतराज़ करूँ इसके ऊपर? बल्कि मेरे को तो कोई इतराज़ नहीं, कभी किया भी नहीं मैंने। सर जो मौजूदा समय में नेशनल मीडिया, क्योंकि वो लोगों के प्रमुख मुद्दे न उठाकर, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, वो ना उठाकर आजकल एक नया मुद्दा उठा रहा है स्पीकर को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो क्या ये एक नेशनल सिलेबस मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप इसके बारे में? ये देखो बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं पिछले दिनों ये गया हुआ था अपने यूएई में, दुबई, मेरे को दोस्त थे, मैं जब आ रहा था वापस वहाँ रुका 7 दिन, तो मैंने वहाँ कुछ चीज़ें नोट की है। उसको इस्लामिक मुल्क बोलते हैं हम, पर मैं बड़ा हैरान था कि एक ही जगह पे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च चारों नज़दीक है, उनका कोई झगड़ा नहीं वहाँ। वो मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी कभी उन्होंने मना नहीं किया कि आप गुरुद्वारा क्यों बना रहे हो, वहाँ मंदिर क्यों बना रहे हो। ठीक है, उनकी पूजा पाठ अंदर होती, बाहर नहीं करता कोई भी। आप बहुत मंदिर मैंने देखे वहाँ दुबई के अंदर, मेरे को हैरानी हुई कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर और कोई बात नहीं कर सकता। मंदिर देखे, गुरुद्वारे देखे, आप सोने का बनाओ बेशक, उनको कोई इतराज नहीं। नहीं, मंदिर और गुरुद्वारे तो इकट्ठे भी देखे हैं मैंने, पर ये जो एक ही जगह पास पास बने हुए हैं, पर उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। और वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अंदर बैठा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, कहीं ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई बाइबल पढ़ रहा है, उनको कोई इतराज नहीं है। मैं तो ये बड़ा हैरान रह गया, देखो अच्छा लगा मेरे को। वहाँ इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वहाँ तो कोई मना नहीं करता उनको भी आपने क्यों बनाया है। पर एक कानून है पूरे देश के अंदर वहाँ, ये नहीं है कि स्पीकर मंदिर का लगेगा मस्जिद का नहीं लगेगा। वो कहते नहीं, वो अंदर का है, अंदर करो, आप सारे लोग अपनी पूजा पाठ करो, उनको किसी को इतराज नहीं है। पर ये नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँ जी मस्जिद का बंद करो, गुरुद्वारे का चलना चाहिए, गुरुद्वारे का बंद करो, मंदिर का चलना चाहिए। ये आस्था का सवाल नहीं, ये नफरत का सवाल पैदा कर रहे हैं। वहाँ आस्था को वो अपने जीवन में सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना फ़र्क है। आस्था इनकी किसी की नहीं धर्म में। धर्म तो आपस में बैर करना सिखाता ही नहीं है, फिर ये बैर क्यों करवा रहे हैं? आप सभी लोग कहते हैं कि भगवान एक है। जब भगवान एक है, उसके तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर झगड़ा तो करवाने वाले कहीं गड़बड़ी है ना। हर धर्म यही कह रहा है कि भगवान एक है, सभी धर्म यही कहते हैं भगवान एक है, तो फिर झगड़ा क्यों है? झगड़ा करवाने वाले में कहीं गड़बड़ी है, वो जानबूझ के इसको उधर ले जाना चाहते हैं। सवाल मुख्य मुद्दा नहीं है वो। मतलब सीता के पति का नाम लेकर गीता के पति का काम किया जाता है कि जो भी ये कर रहे हैं गलत है। इसके बल्कि कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी को मान रहा है, कोई पैगंबर मोहम्मद साहब को मान रहा है। वो हर एक की अपनी आस्था बनी हुई है, ठीक है। और कोई बहुत लोग ऐसे जो ना भी मानते हो, जो नहीं मानते, पर वो तो नहीं है कि सबके गुरुद्वारों मंदिरों के सामने वो गालियाँ देते फिर रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं माने ना माने कोई दिक्कत नहीं, जो माने उनको क्यों मना कर रहे हो? ये अपनी अपनी आस्थाओं का सवाल। मैं ये उसके ऊपर सर हरियाणा के अंदर अभी आया नेशनल इकोनॉमी दिखाया कि बेरोजगारी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और सबसे टॉप पर हरियाणा ही है। और इसी संबंध में मैं आपको एक और बार, गुड़गांव के अंदर मारुति सुजुकी थी, जो अब वहाँ से उठाकर गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो, ये भी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। जैसे अब वोटों के नाम से क्षेत्रीय रिजर्वेशन होगी, कहाँ करोगे आप? इंडस्ट्रियलाइज तो हो नहीं रहा, तो नौकरियां कहाँ दोगे आप? ये भी गुमराह करने का तरीका। पहले तो पढ़ाई से शुरू करो आप, पढ़ाई को जिस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर ये दिल्ली मॉडल मेरे को अच्छा लगा है कि वो पढ़ाई के अंदर कुछ शुरू से बच्चे को अपनी डेवलपमेंट की तरफ ले जाओ। मैं अभी, मेरे बच्चे वहाँ कनाडा में हैं, मैं देखता हूँ वहाँ जो मैट्रिक में 10 कर लेते हैं, छुट्टियों में बच्चे काम करते हैं वहाँ, अपनी फीस जमा कर लेते हैं, अपने खर्चे, कपड़ों के खर्चे निकाल लेते हैं। हमारे बच्चे क्या करें? उनके हाथ में त्रिशूल दे रहे हो आप, उनके हाथ में छुरा दे रहे हो आप, उनको आप किताब दे के, उनको टेक्निकल एजुकेशन दे के उनको पैरों पे खड़ा कर लो। मेरे अपने परिवार के बच्चे हैं, हमारे 2-3 दोते हैं, पोते हैं वहाँ, भाइयों के बहनों के, तो वो करते हैं, स्कूल कॉलेज से आके काम भी करते हैं, अपनी फीस भी लेते हैं, अपनी अच्छी गाड़ियाँ भी रखते हैं, पर कमाई खुद की है उसकी। यहाँ बच्चे क्या करें? अब जहाँ बच्चों के लिए करने की कुछ नहीं है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, जो नशे है या धार्मिक उन्माद है, इस बात उधर ले जा रहे हैं। तो अगर बच्चों के लिए कोई काम पैदा किया जाए, पढ़ाई का सिस्टम ऐसा बना दिया जाए जो पढ़ाई रोजगार की तरफ लेके जाए, तो उसी में सुधार होगा।
जब आपकी सरकार आएगी तो आप बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये लॉलीपॉप तो मौजूदा विधायक जी ने भी दिया था, जब मैं बनूंगा तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं ला पाए। तो जब आपकी सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी तो बेरोजगारी को लेकर आप क्या करेंगे? तो हम ये सोचते हैं अगर सरकार कल को बनती है यहाँ, सबसे पहले है कि शिक्षा के अंदर सुधार होते हुए उसको रोजगार मुखी बनाया जाए। अब इन्होंने जो कर रखा है प्राइवेट स्कूलों को दे के और पैसा खाने का तरीका ढूंढ लिया है हर जगह। हम कहते हैं उसको सुधारा जाए। वहाँ के दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर जो किया जा रहा है वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी नहीं दे पा रहे, वो सुधार किया है, उसको रोजगार मुखी किया जाए एक तो। दूसरा है कि यहाँ एग्रो बेस्ड हमारी इकोनॉमी है सारी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है यहाँ, उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रोसेसिंग प्लांट लगे, ताकि रोजगार के साथ साथ जो खेती भी है अगर उसमें मुनाफा शुरू होता है तो खेती से क्यों भाग रहे हैं लोग। खेती छोटी हो रही है, खेती में मुनाफा नहीं बचा हुआ, उसमें सुधार हुआ है तो बहुत चीज़ें उससे निकले आएगी, वो जुड़ा हुआ है आपस में। यहाँ तो हमारे भी यहाँ थी, एक प्लाई फैक्ट्री बंद होगी, एक कॉटन फैक्ट्री बंद होगी, बहुत चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर ध्यान, हाँ बुरा शुगर मिल भी बंद होगी। तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। तो इससे बैठ के एक प्लान करने की जरूरत, प्लान करके उसको अगर लागू करोगे तो ये चीज़ें काबू में आ सकती हैं। सर अभी ये जो सारा एरिया वो किसानी से जुड़ा हुआ एरिया, और अभी किसानी आंदोलन भी चला, लेकिन मौजूदा सरकार जिस तरीके से अब भी कई फांसीवादी नीतियां लागू कर रही हैं इसमें एक है जीएसटी, जो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जीएसटी हमारे फायदे के लिए कैसे, और हमारा उससे फ़ायदा कैसे, उल्टा हम तो ज़्यादा ही खर्चा दे रहे हैं। इसके अलावा किसानों को आप किसानी आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि उन्हें जिस तरीके से गालियाँ दी कि फिर अजय टैनी मिश्रा का प्रकरण था, इसके अलावा और भी छोटे मोटे प्रकरण थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसान मूवमेंट के उनकी जायज मांगे थी, उसके लिए लड़ रहे थे वो, ठीक है। और पहली बार उसी के दबाव में सरकार झुकी भी, वो कानून वापस भी लिए उन्होंने जो बनाए थे। हालांकि अब उसमें बहुत चीज़ें अभी इन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की है, जब किसान आंदोलन उठ गया उसके बाद जो पहले वायदे की उससे मुकरे हैं। आगे इसका निदान किसान मूवमेंट दोबारा फिर करेगा, आंदोलन फिर कर जाता है, अब उसका सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है जिस तरह टैनी मिश्रा ने किया है। दूसरा बात रहा है जीएसटी का। ये सरकार आने के बाद इसने एक काम किया है कि जो जितना पैसा राज्यों का है वो केंद्र खींच रहा है अपनी तरफ। राज्यों के पास कोई, जैसे दिल्ली का सवाल है कि जिस तरीके से ट्रांसफर तक भी वो जो उप राज्यपाल बैठाया हुआ है कि स्टेट के पास अधिकार छोड़ो ही नहीं, और जहाँ पूरी स्टेट है वहाँ भी यही काम किया जा रहा है। ये जो चंडीगढ़ का सवाल आया, चंडीगढ़ में सवाल हरियाणा पंजाब का नहीं, हरियाणा पंजाब की कोई दिक्कत नहीं, पहले चल रहा है, इकट्ठा चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। दोनों को निकाल रहे हैं वहाँ से, और दिखाया ऐसे जा रहा है, पंजाब वाले को ऐसे लगेगा जैसे हरियाणा ले गया, हरियाणा को लगेगा पंजाब ले गया, जबकि दोनों को उससे बाहर कर दिया है वहाँ से, दोनों के अधिकार को छीना जा रहा है। जैसे किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने कहा भी ये मसले हम बैठ के हल कर सकते हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि वहाँ सरकार है, पहले आज तक क्या होता रहा है, बादल साहब अलायंस थे बीजेपी के साथ, हरियाणा में भी थी इनकी सरकार, पंजाब में भी थी, चौटाला और बीजेपी इकट्ठी सरकार रही है, और केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी। तो इन्होंने हल नहीं किया जानबूझ के, वो कहते हमारा, वो कहते हमारा, वो सेंट्रल कहते लड़ो आपस में। ये कांग्रेस ने भी यही काम किया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार, सेंटर में कांग्रेस की सरकार, क्योंकि उनका विभाजन से ही वोट मिलता है। हम कहते हैं जब हिंदुस्तान पंजाब हरियाणा का किसान कह रहा हम छोटे बड़े भाई हैं, हम कहते हैं अब दोनों जगह स्टेट में सरकार बन जाए, सेंटर में आ जाए, तो फिर इन किसानों को बिठा के हल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? जब जिनका हक है वो कह रहे हैं हम छोटे बड़े भाई हैं, तो तकलीफ तो इन राजनीतिक पार्टियों को है फिर। तो ये हल हो सकता है, ऐसा सवाल नहीं है जिसको ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये हल हो जाएंगे। 750 किसान मरे हैं, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बयान है ना कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं और ये फलाएं ढिमका, तो इसको लेकर आप क्या समझे? मतलब ये कैसी मानसिकता है? वो तो जो फांसीवादी मानसिकता है, जिसको आंदोलनजीवी कह रहे थे, उसी के आगे घुटने भी टेके हैं उन्होंने घुटने भी टिकाए हैं। दूसरी बात, ये जो अपन बात कर रहे थे जीएसटी की भी मैं कहना चाहता हूँ, अब वो पैसा पूल होता है, दुनिया भर में जीएसटी लगती है, पर वो जीएसटी एक उसके कारण है कि पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगे, ठीक है। वैट स्टेट गवर्नमेंट लगा लेती है अपना काम चलाने के लिए। अब आंकड़े जो लेटेस्ट आए हैं, वैट तो जैसा था वैसे ही खड़ा है, जीएसटी का रेट बढ़ता चला गया है सेंटर। और दूसरी बड़ी जो खतरनाक चीज़ हुई है, जो पैसा सेंटर के पास इकट्ठा है वो जो स्टेटों का हक बनता है जिसका उसको देना चाहिए,
देने की बजाय भिखारी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये सबसे खतरनाक है। पूरी दुनिया में ये नहीं होता, कहीं भी जीएसटी जाता है तो जिन स्टेटों से जो उनके हक बनते हैं उनको पैसा वापस चला जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान भी आया था जब भगवंत मान जी केंद्र से अपना पैसा लेने गए तो उन्होंने कहा था कि जो कटोरा लेकर खड़े हैं, तो इसको लेकर आप नहीं, वो तो हरियाणा के अंदर भी कटोरा लिए खड़े हैं। हरियाणा का क्या विकास हो रहा है? पैसा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। पैसा हिंदुस्तान की जनता का टैक्स द्वारा दिया हुआ पैसा है। सरकारें तो उसके मैनेजमेंट करती हैं, और मैनेजमेंट करते हुए जो उनके हक बनते हैं, मतलब एक परिवार है, कुंभ है, उसका बाप है, वो इकट्ठा परिवार है। अब सारे भाई काम पे लगे हुए हैं, ठीक है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। वो जिसका परिवार छोटा है बड़ा है, वो जो उस एरिया हिसाब से बाप सबको देता है। उसका पैसा तो उन बच्चों का कमाया हुआ है ना, बाप तो वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कर रहा है। ये जो जो कह रहे हैं, ये तो मानसिकता ही बीमार है इनकी। ये जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये बेशर्मी की भाषा है कि राज्यों के किसी मुख्यमंत्री को कहना कटोरा ले खड़ा है। कटोरा किसी के पर्सनल घर से देना वाजपेयी उसने मोदी जी ने कहाँ से देना है? मोदी जी भी तो ऐश कर रहे हैं, तो जनता के पैसे के ऊपर ऐश कर रहे हैं। वो पैसा जो ऐश नहीं कर रहे हैं वो तो जनता का लूटा हुआ पैसा ही है। खट्टर साहब भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तनख्वाहें हैं, जो फैसिलिटी है, वो भी तो जनता का पैसा है। ये सारे भिखारी हैं। अगर भगवंत मान भिखारी है तो ये कौन है जो हमारे पैसे पढ़ रहे हैं? इस वास्ते ये बीमार मानसिकता का भाषा है और कुछ नहीं है। मैं इसको सर एक बात बताइए, अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है टोहाना के अंदर कि मौजूदा जो मंत्री हैं कैबिनेट में वो 13% कमीशन मांग रहे हैं और 8-5 उन्हीं के एक खास आदमी ने ये बात कही, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखो, ये जो सारे करप्शन की सरकारें हैं, अब पंचायतें कहीं भी छोड़ी नहीं। अब चुनाव जो आदमी होता है उसकी जवाबदेही होती है। को वार्ड का मेंबर तो वो चाहता है मेरे वार्ड का डेवलपमेंट हो, उसकी जवाबदेही होती है। अब वो खत्म होगी, कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है? फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला है जो कहीं खर्च नहीं हुआ और पेमेंट हो चुकी, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, कुछ नहीं है, उसके माध्यम से पास नहीं होता। ठीक है, ये सरपंचों के अंदर 10-20% हो सकते हैं, पर सभी तो नहीं है ना। वहाँ तो फिर भी सरपंचों की जवाबदेही तो है, नीचे लोग हैं, देखते हैं, कोई जवाब देना पड़ता है। अब तो कुछ नहीं, कौन कहाँ से ले जा रहा है, कौन दे रहा है वीडियो के मार्फत, इसका अंदाजा वो उसका वर्कर बता रहा है, तो हम उसको कैसे जुटलाएं? उसका खुद का वर्कर काम करने वाला साथ तो 8 और 5 कर रहा है, तो हम तो जुटा नहीं सकते। तो वो उनको बेहतर पता होगा, जवाब तो मंत्री जी को देना चाहिए इस चीज़ का। मंत्री जी थे कि एक पत्रकार ने जवाब मांगा था तो उन्होंने आगे से माइक हटा दिया, तो इसको लेकर भी पत्रकारों में विरोध हुआ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब ये मंत्री नहीं थे, समाज सेवी, और मुझे पता है इन्होंने एक घर घर मैनिफेस्टो का भी अभियान चलाया था और महीने के अंदर 2-3 बार आते थे और गांव के अंदर अलग अलग कपड़े बांटे करते थे और कहते थे मैंने भ्रष्टाचार को भी खत्म करना है। लेकिन अब होश के बिल्कुल अपोजिट रहा है, इसको लेकर आप वो लोग देख रहे हैं हर चीज़ को, लोग बहुत सियाने हैं, हर चीज़ को समझते हैं। हमने भी 40 साल इन लोगों में गुजारे हैं। एमएलए थे तो भी लोगों में रहे हैं, बिना एमएलए के भी लोगों में रहे, हमें तो कोई दिक्कत कभी आई नहीं। और कोई लोग सवाल करते हैं तो हमें तो कोई उसमें सवालों में तकलीफ नहीं है। जो चीज़ का हल मेरे पास है मैं बता देता हूँ, नहीं है तो उसको कहते भाई ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने कोई निजी अपना स्वार्थ के लिए तो काम करना नहीं है। तो इस वास्ते ये तो जिनके पास नहीं होते तो वो इस तरह के व्यवहार कर सकते हैं पत्रकारों के साथ। आप बैठो मेरे से करो कोई सवाल, जिसका मेरे पास नहीं जवाब होगा मैं माफ़ी मांग लूँगा, यही हो सकता है। पर मेरे आपका हक तो है ना सवाल पूछने का, जनता का भी हक है। इसी बात जब सवालों से डर के घर बैठे हुए हैं तो उसका पीछे कोई कमजोरी होगी ना कि अपनी, वो तो खुद बताएंगे ये क्या कमजोरियाँ। लोग देखते हैं सब चीज़ को। सर शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि एजुकेशन इंसान जानवर से भी इंसान बनाती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा हुआ वही एक अच्छा इंसान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जब बनी थी 2014 के अंदर, सबसे पहले उन्होंने रोहित वर्मला का प्रकरण हुआ, फिर जेएनयू पर लगातार अटैक हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो एक वही नहीं है, पूरे देश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज है सब जगह यही काम कर रही है कि लोगों को वंचित किया जाए पढ़ाई से। अब दिल्ली सरकार क्या कर रही है कि सरकारी स्कूलों को प्रमोट करके गरीब लोग भी पढ़ पाए। अब ये जवाहर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ उधर बनारस यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद का ये जो आप प्रकरण हुआ, जो जो गरीब लोग थे जिनको वजीफ़ों से उनको मौका मिला, वैसे टैलेंट था, पैसे नहीं थे माँ बाप के पास, जो पढ़ रहे थे, तो ये सब उन आम साधारण लोगों की पढ़ाई को रोकना चाहते हैं। अब टोहाने के अंदर है
इतने सालों से मैं देखता हूँ, हमने कहा कि उस टाइम जब मैं एमएलए बना तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते, मैं भी यहीं पढ़ा हूँ इस कॉलेज में, 4 सब्जेक्ट होते थे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो भाषाएं थी 2, हिंदी पंजाबी को ले लो आप इलेक्टेड में। अब हमने कहा भी कॉमर्स वाले बच्चे, किसी का माँ बाप उसके हॉस्टल का पैसा नहीं दे सकता या पेइंग गेस्ट का पैसा नहीं दे सकता बेटा बेटी का, तो यहाँ फीस दे के घर आ जाते हैं। कॉमर्स आई उस टाइम, कुछ साइंस के सब्जेक्ट आए। अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसका वहीं का वहीं रुका है, फिर दोबारा लाइब्रेरी भी उस टाइम पड़ी थी। ऐसे ही ये स्कूल है, अंदर के लड़कियों का स्कूल है। अब 87-92 के बाद तो 8 और 22 30 साल तो अब भी हो गए, और भी बहुत आए, एमएलए मिनिस्टर भी रहे यहाँ के। अब आबादी तो बहुत बड़ी होगी, लड़कियों का स्कूल भी वही है, लड़कों का स्कूल भी वही है सरकारी। हम अगर हमें मौका मिलता है, हम चाहेंगे कि इसका एक्सपेंशन हो। इतना बड़े शहर में आबादी इतनी बड़ी है तो कुछ और स्कूल खुलें, इन ये जो पुराने स्कूल हैं इनको बड़ा किया जाए, जिसमें और इसको स्टाफ को बढ़ाया जाए, सुविधाएं मिले, ताकि हमारे बच्चों को साइंस और इन चीज़ों के लिए दूर नहीं जाना पड़े। हालांकि मैं जिस टाइम एमएलए बना था, मेरी सरकार, मैं अकेला था मेरी पार्टी से, कुछ सरकारी पार्टी भी नहीं थी। हमारा शुरू से विरोध था, कुछ जो नीतियाँ बुरी आई सरकार की उनके विरोध में हम बोलना शुरू कर दिया। उसके बावजूद हम लगातार बोलते रहे, लड़ते रहे इन इश्यूज़ के ऊपर। तो आज अगर हमें मौका मिलता है, हमारी सरकार बनती है यहाँ, तो हम इन चीज़ों को चाहेंगे कि ये जाखल का बहुत बड़ा सवाल है। अब जाखल का लाइन के परली साइड पंजाब है सारा ही, ठीक, पर बसा सारा शहर जाखल परली तरफ है, थाना और तहसील तो उरली तरफ आ गए, पर ये क्योंकि ये गांव में इसी तरफ पड़ जाते हैं, इधर घग्गर है, वहाँ उस शहर का विकास कैसे हो, सोचना तो पड़ेगा ना। जो वहाँ के वसनीक हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अब उनको कोई नहीं पूछता, वोट ले आते हैं, वो बैठे बेचारे। मंडी की हालत देख लो, दूसरी चीज़ देख लो, वो सारा है कारोबार पंजाब से भी है, पर ज़्यादा हिस्सा तो हरियाणा का सारा उरला हिस्सा वही जाता है ना सारा ही। अब उनकी चिंता कुछ नहीं, जो भी आएगा वो कह जाता है, किया किसी ने कुछ नहीं है। मैं बल्कि जिस टाइम एमएलए बना, ये इलाका रथी में जुड़ा हुआ था, ये समस्या उस टाइम भी थी। एक बार मेरे को याद है, उसमें 88 में बहुत बड़ा फ्लड आ गया, तो ऊपर से आदेश आ गए ये साइफन बंद कर दिया जाए। अब ये साइफन बंद करेंगे उधरी हेडवाड़ा, तो ये जो आता है आगे बल्कि, तो उसके बाद जो पानी इधर आता है तो वो रुकेगा, तो जाखल भी डूब जाएगा। कोई नहर है, बहुत बड़ा बांध है उसके लगे हुए, आगे सारे गांव डूबते थे। हालांकि वो हल्का मेरे इलाके में नहीं था। हमने कहा ऐसे नहीं होता कभी भी। हमने चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उसने डीसी भेजा, हमने कहा गोली चलेगी, पहले मैं मरूंगा, आप पानी ऐसे नहीं बंद कर सकते, इन लोगों को क्यों डुबो रहे हो आप, ये डूब जाएंगे सारे सारे। जहाँ तो पानी पीछे से बंद होना चाहिए, जहाँ पानी जैसे बंट के जा रहा है, ताकि थोड़ा थोड़ा नुकसान सबका हो, कोई डूब जाए और कोई बच जाए, ये नहीं हो सकता। हमने नहीं बंद होने दिया, जबकि मेरे इलाके भी नहीं थे। मंडियों में हम जाके दखल देते रहे, पता करो इन गाँव के अंदर। हमारे हल्के में कभी वोट मैंने इस हल्के से एक बार भी वोट इलाके से नहीं लिए, पर हर बार मैं वहीं लोगों के साथ रहा हूँ। कोई बिजली का सवाल आया है, पानी का सवाल आया है, थाने में जाति का सवाल है, हम जाते हैं, अब आज भी जाएंगे, पहले भी जाएंगे। तो राजनीति के अंदर परिवर्तन करने हैं तो कुछ चीज़ें इलाके की भी सोचनी पड़ेंगी कि प्रायोरिटी कहाँ हो, जो सबसे कमज़ोर है वहाँ पहले किया जाए कुछ, और जो फिर थोड़ा थोड़ा बाकी सब जगह जो होना चाहिए डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ भी कुछ स्कूल कॉलेज खुले, अब जाखल में क्यों नहीं कॉलेज स्कूल होना चाहिए, कहाँ जाए बच्चे। लड़कियों के लिए स्कूल तक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, स्कूल कॉलेज तो क्या स्कूल ही नहीं है वहाँ, तो इस वास्ते क्यों नहीं खुले वहाँ। कितनी बड़ी आबादी है उसमें, बल्कि पंजाब के लोगों को सहूलत हो जाएगी। हमारा छोटा सा कॉलेज था ये टुहाने का, तो उस टाइम वहाँ हमारे साथ पढ़ते थे, मुंडू तक के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, कि उनके पास सुविधा नहीं थी। तो यही हाल था इसका बना हुआ पंजाब का, तो वास्ता नहीं है यहाँ। हम उसको सोचते नहीं है, वोट ले आते हैं, उस टाइम उनको दे देते लॉलीपॉप, अब को पूछने वाला नहीं है। अगर हमें मौका मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, तो हम चाहेंगे वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, क्योंकि हमारा एजेंडे का पहली प्रायोरिटी स्कूल और हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है तो अब ये यहाँ अपने हमारे उसमें कुला में हॉस्पिटल 6 डॉक्टरों की पोस्ट है। सर हम हरियाणा की बात करते हैं, जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की राजनीति हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है और कुलदीप बिश्नोई खुलकर विरोध भी कर रहे हैं, और अभी उनके साथ कुमारी शैलजा होगी या कुछ और रणदीप सुरजेवाला, वो भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये आखिर किसकी लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है या अपनी खुद की लड़ाई है? उनके अपने कुनबे की लड़ाई हमने क्या लेना, हम उसके ऊपर क्यों बात करें। वो एक जगह रहेंगे भी, लड़ेंगे भी, आएंगे भी, जाएंगे भी, जब उनका पारिवारिक है। क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई
आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर? वो तो पार्टी, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप उसका फैसला करेगी। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे को तो इसकी सूचना भी नहीं है। वो क्या ठीक समझते हैं, क्या गलत समझते हैं, क्या लोगों की भावना है, उस हिसाब से मैं तो सोच रहा हूँ वो पार्टी फैसला कर लेगी अपना। उससे लोगों का फायदा होता है या नुकसान होता है? लोगों का फायदा नुकसान है, वही आम आदमी पार्टी का फायदा नुकसान है, उसको सोच के ही फैसला करेंगे वो। सर क्या आप टोहाना के अंदर अपने आप को आम आदमी पार्टी की टिकट पर प्रबल दावेदार मानते हैं? ऐसे कभी नहीं होता, कभी कहीं भी नहीं होता। क्योंकि लोगों के अंदर टोहाना के अंदर चर्चाएं हैं ना कि आम आदमी पार्टी से हरपाल सिंह जी को मिलेगी टिकट। नहीं, वो कि मैं तो अभी कल ज्वाइन करके आया हूँ, मैं तो ऐसे दावा नहीं करके आया। तो मैं तो कनाडा में था, अब सोचा कि इतने साल लगाए हैं तो कोई परिवर्तन की तरफ जाएं, ठीक है। और ये कोई ऐसा सौदेबाजी भी नहीं होती। आज मेरे को कोई लिख के दे दे, वहाँ उस टाइम नहीं मेरे को देंगे टिकट, फिर मैं क्या कर लूँगा? ये वो अटकलबाजियाँ होती हैं। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन हो और देश भर में सत्ता परिवर्तन हो। उसमें जो वाजिब होगा पार्टी कर लेगी फैसला, क्या दिक्कत है उसमें? पार्टी को जीत के विधानसभा में सरकार बनानी है, तो जीतने वाले जो लोग होंगे पार्टी कर लेगी फैसला। मैं इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ना मैं नहीं समझता को ठीक है। मिस्टर मैंने इलेक्शन लड़ लिया, उसका फायदा क्या है? हम चाहते हैं कि जीत के आए, मेजोरिटी आए और वो सरकार बने, पार्लियामेंट में भी बने, यहाँ भी बने। उसमें जो बेहतर होगा वही होगा, मैं तो ये समझ के चलता हूँ। सर आखिरी और अंतिम सवाल, आप वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता भी रहे हैं। अगर मैं आज मौजूदा समय में कि कम्युनिस्टियों का लगातार जो वर्चस्व है वो काफ़ी कम हो रहा है, और अभी हमने हाल फिलहाल के अंदर देखा है कि कन्हैया कुमार जो जेएनयू से निकले से उसे भी कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर लेके, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मेरे से नहीं सवाल करो, कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप वो सवाल दे। बड़े मैं पहले दो नहीं रहा हूँ, मैं बाहर क्यों आया हूँ? जब मेरे को बाहर किया उन्होंने, ये मान के चलो कि मेरे को बाहर निकाल दिया है, तो उसका जवाब तो वो देंगे। मेरे को निकालने से उसका फायदा हुआ नुकसान हो, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, ठीक है। आप इसको लेकर एक इंडिपेंडेंट सोचे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो नहीं इंडिपेंडेंट सोच नहीं होती, इसका जवाब उनको देना चाहिए जो नीचे जा रहे हैं। नीचे क्यों जा रहे हैं मैं क्यों जवाब दूं? मैं तो अब आप पार्टी के बारे में ऊपर जानी चाहिए, मैं तो इसका जवाब दे सकता हूँ। उसमें मेरा क्या भूमिका हो सकती है? अतीत के बारे में हाँ, मैं इतना मेरा जो बीता हुआ समय है उसके ऊपर मेरे को प्राउड है, क्योंकि मैंने 40 साल लोगों की सेवा की है, अब भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अभी आप टोहाना के अंदर, गांव के अंदर दौरा कब करने जा रहे हैं? अभी क्योंकि कल ज्वाइन किया है, हमारे जो नेतृत्व तो पहले काम कर रहा है उन दोस्तों के साथ बैठूंगा, पार्टी लीडरों के साथ बातचीत करके हम एक तय करेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो नहीं चलेगा, टीम चलती है। तो उस टीम के अंदर जो फैसला होगा, जिस तरह बनेगा, क्योंकि 29 की हमारी बहुत बड़ी रैली होने जा रही है कुरुक्षेत्र के अंदर, 29 मई को केजरीवाल साहब आ रहे हैं, तो उसमें हम उससे पहले यहाँ लोकल एक अभियान के तौर पे जाएंगे, तो उसमें नए लोगों को जोड़ते भी चलेंगे और उस रैली की भी तैयारी करेंगे। और उसके बाद हम लगेंगे, जो हम बैठ के जो हमारी टीम है फैसला करेगी, उस टीम के हिसाब से हम लग के उसको आगे लेके जाएंगे। सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कॉमरेड हरपाल सिंह जी, जिन्होंने कल ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आप लोगों से अपील है कि आप द लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।